रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सविता और रमेश रहते थे। ये गांव चारों ओर से पहाड़ियों और बंजर जमीन से घिरा हुआ था। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। गर्मियों में तो हालात और भी खराब हो जाते थे। कुएं सूख जाते, तालाब की मिट्टी फट जाती और नल भी महीनों तक पानी नहीं देते थे। रमेश, अब तो पूरे गांव वाले इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। रामलाल का परिवार भी आज सुबह ही बैलगाड़ी में अपना सामान बांधकर निकल गया। हमें यहाँ रहकर क्या मिलेगा? न पानी, न फसल, बस सूखी जमीन और प्यास। मेरी मानो तो हम भी चलते हैं किसी और गांव में। सविता, बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन अगर हम दोनों यहां से चले गए तो वहां जाकर करेंगे क्या? कोई काम मिलेगा भी या नहीं पता नहीं। अगर काम न मिला तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? मगर हम यहाँ रहकर भी क्या करेंगे? अब तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। पानी नहीं है, जिसकी वजह से फसल भी नहीं होती। देखो, ये जमीन एकदम बंजर सी हो गई है। ना हरियाली, ना उम्मीद। चलो चलते हैं जहां किस्मत ले जाए। सूरज की किरणें आसमान से धीरे धीरे उतर रही थीं। सविता और रमेश ने रामपुर गांव की धूल पीछे छोड़ दी थी। दोनों के कदम थके हुए थे, मगर मन में एक नई उम्मीद थी। वे चलते चलते पास के गांव नयनपुर पहुंच गए। नयनपुर थोड़ा बड़ा गांव था। यहाँ मिट्टी नम थी, पेड़ हरे थे और दूर खेतों में कुछ लोग काम करते नजर आ रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। रमेश, शायद यही इस गांव के सेठ का घर होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चलो चलकर देखते हैं, उनसे बात करेंगे, शायद कोई काम मिल जाए। रमेश और सविता जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा सामने सेठ खुद खड़ा था। सेठ जी एक लंबे कद के, सफेद धोती और साफ कुर्ता पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां तो थीं, लेकिन नजरों में अपनापन और समझदारी झलक रही थी। सेठ जी, हम दूर के गांव से आए हैं, रामपुर गांव से। वहां अब पानी की बहुत कमी हो गई है। लोगों की फसलें सूख गईं। बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए। हम दोनों भी काम की तलाश में यहां आए हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो बताइए। सेठ ने दोनों को गौर से देखा। उनकी हालत देखकर वो समझ गया कि ये लोग वाकई बहुत संघर्ष झेलकर आए हैं। अरे बेटा, रामपुर गांव, हाँ सुना है वहां इस बार बहुत बुरा हाल हुआ। पानी सूख गया, न फसल हुई न घास बची। हाँ सेठ जी, वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। इसी वजह से हमें वो गांव छोड़ना पड़ा। अगर आप कोई काम दे दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। देखो बेटा, मेरे पास कुल 50 गायें और भैंसें हैं। उनका पूरा ख्याल रखना होता है। उन्हें समय पर चारा देना, पानी पिलाना, उनका गोबर साफ करना और बाड़े को स्वच्छ रखना। यह काम आसान नहीं है, पर अगर तुम मेहनती हो तो मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी दे सकता हूं। अगर तुम यह काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें महीने के 1000 रुपये दूंगा। साथ ही 3 वक्त का खाना भी मिलेगा। पर एक बात साफ कह दूं, अभी मेरे पास तुम्हारी पत्नी के लिए कोई काम नहीं है। जब कभी हवेली या रसोई में जरूरत होगी तब देख लेंगे। अरे, यह तो बहुत भारी काम है। 50 गाय और भैंसें, उनका गोबर साफ करना, उनका ख्याल रखना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मुझे यह काम ही करना होगा। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे मेहनत करनी ही होगी। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम करूंगा। पर एक बात है, क्या आप हमें रहने के लिए कोई जगह दे सकते हैं? हम जहां कहेंगे वहां रह लेंगे। अगर आप चाहें तो हम कुछ दिनों तक तबेले में ही रह लेंगे।
सेठ ने रमेश और सविता की ओर गौर से देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में ईमानदारी और उम्मीद भी साफ झलक रही थी। सेठ ने धीरे धीरे कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों हवेली के पीछे बने छोटे कमरे में रह सकते हो। वहां तुम्हारा खाना, सोने की जगह और जरूरी चीजें मिल जाएंगी। तबेले में रहने की जरूरत नहीं। अगली सुबह से रमेश काम में लग जाता है। वह दिन रात बड़ी मेहनत से काम करता है। धूप हो या बारिश, रमेश कभी पीछे नहीं हटता। उसके माथे पर पसीना तो बहता है, लेकिन चेहरे पर संतोष और लगन की चमक हमेशा बनी रहती है। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगती है। सेठ भी रमेश के काम से बहुत खुश होता है। वह देखता है कि रमेश न किसी से शिकायत करता है, न आलस, बस चुपचाप अपना काम करता जाता है। एक दिन सेठ ने रमेश को बुलवाया। रमेश, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन तेरी जैसी लगन और सच्चाई किसी में नहीं देखी। तू इस काम को सिर्फ रोजी रोटी नहीं, इबादत की तरह करता है। यह सुनते ही रमेश की आंखों में नमी आ गई। रमेश, मैं तुम्हारी पगार बढ़ाकर 2000 रुपये महीना कर रहा हूं। सेठ जी, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। अरे नहीं रमेश, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं। जिस लगन और ईमानदारी से तुमने काम किया है, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। धीरे धीरे रमेश अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा करने लगता है। हर महीने अपनी जरूरतों में कटौती कर वह थोड़ा थोड़ा बचाता है। समय बीतता गया। सालों की मेहनत और सादगी ने आखिर अपना असर दिखाया। रमेश के पास अब एक ठीक ठाक रकम जमा हो गई थी। एक सुबह दिल में उम्मीद और चेहरे पर विनम्रता लिए वह सेठ के पास गया। सेठ जी, जरा आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ रमेश, बताओ क्या बात है। सेठ जी, मैंने मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा किए हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि उन पैसों को सुरक्षित कैसे रखूं। आजकल इधर उधर बहुत चोरी हो रही है। डर लगता है कि कहीं मेरा मेहनत का पैसा चोरी न हो जाए। इसीलिए आपसे राय लेने आया हूं कि कोई अच्छा उपाय हो तो बताइए। सेठ ने रमेश की बात ध्यान से सुनी। हाँ रमेश, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि आजकल चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है। मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। मैंने सुना है कि गांव के पास ही एक घनश्याम नाम का जमींदार रहता है। बहुत ईमानदार और भरोसेमंद आदमी है। लोग अपने पैसे उसके पास जमा कर देते हैं और वह उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। उसके यहाँ चौकीदार भी रहते हैं और सब व्यवस्था बहुत पक्की है। अगर तुम चाहो तो अपने पैसे घनश्याम जमींदार के पास रख सकते हो। वो तुम्हारे पैसों को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। गांव में सब लोग उस पर भरोसा करते हैं। सेठ जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर वहां जाऊंगा। मुझे भी अब डर लगता है कि इतने दिन की कमाई कहीं चोरी ना हो जाए। हाँ रमेश, जाओ, लेकिन ध्यान से काम लेना। पैसे मेहनत से कमाए हैं तो सोच समझकर ही किसी को देना। और हाँ, जमींदार से सब कुछ लिखित में करा लेना ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। रमेश ने अपने जमा किए हुए 10,000 ली और सीधा जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। वह घर के बाहर पहुंचा तो सामने चौकीदार खड़ा था। भाई साहब, जमींदार जी से मिलना था। क्या काम है जमींदार जी से? मेरे पास थोड़े से पैसे हैं जिन्हें मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा था कि जमींदार जी ईमानदार आदमी हैं, उनके पास पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अच्छा, तो तुम भी पैसा जमा कराने आए हो? चलो मेरे साथ अंदर चलो।
जमींदार साहब, मैंने अपनी कड़ी मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर 10,000 रुपये बचा लिए हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत ही ईमानदार और भरोसेमंद हैं, इसलिए मैं ये पैसे आपके पास सुरक्षित रखने लाया हूँ। मैं सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। कृपया बताइए, क्या आप मेरी इस मेहनत की कमाई को अपने पास सुरक्षित रखेंगे? जमींदार के चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभर आई। आंखों में ताबड़तोड़ लालच की चमक, होठों पर नकली मुस्कान। वाह, 10,000 रुपए, ये तो मेरे होंगे। खुद बेवकूफ बनकर आया है। अब ये पैसे किसी भी हालत में लौटा कर नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रखूंगा। तुम आराम से इन्हें मेरे पास छोड़ दो। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े आकर ले जाना। ठीक है जमींदार साहब, आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब मुझे चलना होगा, मुझे काम पर जाना है। रमेश अपने पैसे जमींदार के पास जमा करवाकर वापस अपने काम पर लौट गया। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह घर पहुंचा तो थकान के बावजूद चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। रमेश, आज दिन कैसा बीता? आज दिन अच्छा बीता, पैसे सुरक्षित हो गए हैं। अब हमें चैन की नींद आ सकेगी। मेहनत का फल आखिरकार सुरक्षित जगह पहुंच गया। मैं बहुत खुश हूँ रमेश। अब हमें चोरी या नुकसान का डर नहीं रहेगा। हाँ, अब मेहनत की कमाई सुरक्षित है। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। रमेश धीरे धीरे मेहनत करके और पैसे जोड़ता गया और जमींदार के पास उन्हें सुरक्षित रखता गया। उसकी मेहनत और समझदारी का फल अब दिखने लगा। उसके पास करीब 20,000 रुपए जमा हो चुके थे। रमेश जी, मैं कह रही थी कि अब हमें जमींदार साहब से अपने पैसे ले आने चाहिए। आखिर अब तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो गया है, पूरे 20,000 रुपए। क्यों ना हम उससे एक छोटा सा घर ले लें। देखिए, हमें अब आगे की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज हम दोनों तो किसी तरह इस छोटे से कमरे में रह लेते हैं, लेकिन कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या हम इसी तंग जगह में रह पाएंगे? तुम सही कह रही हो सविता। मैं आज ही जाकर जमींदार साहब से हमारे पैसे ले आता हूँ। फिर हम अपने लिए घर खरीदने की योजना बना सकते हैं। रमेश अपने पैसे लेने के लिए जमींदार के पास चल पड़ा। जमींदार साहब, वह जो मैंने पैसे आपके पास रखवाए थे 20,300 रुपये, कृपया मुझे वापस दे दीजिए। अब हमें उन पैसों की जरूरत है। कौन से पैसे? ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो बहुत लोग अपने पैसे रखने आते हैं। अगर तुम्हारे पास रसीद है तो दिखाओ, वरना अभी यहीं से निकल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? और यह किस तरह की बात कर रहे हैं? जब मैं यहाँ पैसे रखने आया था तब तो आपने बड़ी विनम्रता से बात की थी और मेरे पास कोई रसीद नहीं है, क्योंकि आपने मुझे कोई रसीद नहीं दी थी। कृपया ऐसा मत कीजिए। गरीब इंसान के साथ ऐसा करना सही नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। मैं सारी गरीबी बाहर निकाल दूंगा। जमींदार ने अपने चौकीदारों को बुलाया और रमेश को बेरहमी से लाठियों से पीटवाया। हर एक प्रहार उसके शरीर पर गहरे निशान छोड़ गया। रमेश का चेहरा दर्द और भय से विकृत था और उसके पूरे शरीर में चोटों के कारण सूजन और खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। रमेश जी, ये क्या हुआ आपको? आपको इतनी बेरहमी से किसने मारा? रमेश ने अपने साथ हुई सारी घटना सविता को बारी बारी से बता दी। उसने अपना दर्द, डर और हुए अत्याचार की हर बात खुले दिल से साझा की।
आप परेशान मत होइए, मैं जमींदार को सबक सिखाऊंगी। आपकी मेहनत की कमाई किसी के कब्जे में नहीं जाएगी। रमेश 2-3 दिन से काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए सेठ उसे देखने उसके घर पर आया। अरे रमेश, क्या हुआ? तुम कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहे थे, इसलिए सोचा तुम्हें देखने आ जाऊं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सेठ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं अपने पैसे जमींदार से वापस लेने गया था, लेकिन उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। यहां तक कि मेरी पहचान करने से भी इनकार कर दिया, और ऊपर से उसने अपने चौकीदारों से मुझे बेरहमी से पीटवाया। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वह एक नंबर का धोखेबाज और लालची इंसान है। वैसे तुमने उससे रसीद तो ली थी ना? मैंने तुम्हें कहा था कि कागजों कलम पर लिखवा लेना चाहिए था। नहीं सेठ जी, उन्होंने मुझसे इतने अच्छे से बात की कि मेरे ख्याल में भी नहीं आया कि वह मुझे धोखा दे सकता है। ऐसा न चलेगा। ये जो बात बताई तुमने, इसका हिसाब चुकता किया जाएगा। सेठ ने रमेश के कान में धीरे से एक तरकीब बताई। दूसरे दिन ढन्ना सेठ अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेकर चला। बैग में 50,000 रुपए थे। वह वे पैसे लेकर सीधे जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार जी, ये 50,000 रुपए हैं। मैं कुछ काम से शहर जा रहा था और सोचा इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखवा दूं, इसलिए आपके पास आया हूं। क्या आप ये पैसे जहमत उठाकर रखेंगे? अरे अरे ढन्ना सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं रखूंगा? सब तो आपका ही तो है। ढन्ना सेठ और जमींदार आपस में बात ही कर रहे थे कि पीछे से रमेश आता है। अरे रमेश, तुम यहाँ? अरे रे, तुम आए थे। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। लो, ये तुम्हारे पैसे। रमेश चुपचाप वहां से पैसे लेकर निकल गया। इधर जमींदार मन ही मन सोचने लगा। अच्छा हुआ रमेश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने पैसे लेकर निकल गया, वरना मेरे हाथ से तो बड़ी मछली निकल जाती। जमींदार ने बैग की तरफ हाथ ही बढ़ाया था कि पीछे से रमेश और उसकी पत्नी सविता आ गई। जमींदार साहब, आपकी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इस बैग में कोई पैसा नहीं है। यह सब मेरे पैसे निकालवाने की एक चाल थी। आपने जो खेल खेला, उसी चाल से मैंने अपने पैसे वापस निकाल लिए। गरीब के पैसों से खिलवाड़ करना ठीक नहीं।